नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आगे देखेंगे दिन की कुछ बड़ी खबरें। इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और गरीबों को उनका सही जो एंटाइटलमेंट है वो उनको मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर पूरा दबाव डाला और उसके कारण अब उन्होंने गरीबों को उनका हक देना शुरू किया है। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब एफसीआई वहां से राइस लेना शुरू कर देगी, साथ ही साथ पैडी का प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो वादा किया है राज्य सरकार ने कि गरीबों का जो हक है, गरीबों का जो अधिकार है, वो सब गरीबों को मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अक्षरशः इन लेटर एंड स्पिरिट ईमानदारी से राज्य सरकार इंप्लीमेंट करेगी योजना को। ये उन्होंने हमें प्रॉमिस किया और मैं उम्मीद करूंगा कि गरीबों के साथ ऐसा अन्याय कभी कोई राज्य सरकार ना करे। इतना दिन से क्यों नहीं लिया था राइस? राज्य सरकार ने गरीबों को जो राइस देनी होती है वो राइस देने का काम अप्रैल से बंद कर दिया था। गरीबों का अधिकार मार दिया, गरीबों के साथ अन्याय किया। साथ ही साथ जो कुछ राइस मिल्स में हमको गलत काम मिले उस पर एक्शन लेने को रिफ्यूज कर दिया। उसके कारण हमको दबाव डालना पड़ा राज्य सरकार पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदना के साथ, विद अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी, with a lot of concern for the poor of India, देश भर में लागू किया। You are aware, 80 crore people, 80 crore of our brothers and sisters, the poor and the less privileged sections of society, are getting 5 kilos additional food grain for 25 months. We have spent 3.5 lakh crore rupees so that no poor in this country has to ever sleep hungry. क्या रीजन दे रहा है सर स्टेट गवर्नमेंट? केवल आई बात है, ये राज्य सरकार की इनसेंसिटिविटी है। राज्य सरकार गरीबों की चिंता ही नहीं करती है, इसीलिए नहीं बांटती होगी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी नहीं दे रही सर। आंध्र प्रदेश ने भी स्वीकार किया है कि वो बांटेंगे और उधर भी बांटने का सिलसिला वो शुरू कर रहे हैं। और नहीं तो उधर भी प्रोक्योरमेंट, जो भी राज्य केंद्र की योजना को नहीं पूरा करेगा और गरीबों तक नहीं पहुंचाएगा, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़ेंगे। Sir, here in the nation, why the issue is arising again and again from Telangana only? Between Telangana government Because and Kendra. Telangana government is more interested in politics than they are interested in serving the people of Telangana. Telangana government is more interested in using very foul language and very unfortunate way of speaking about the Honorable Prime Minister, about cabinet ministers, the kind of very petty comments that the Chief Minister and his colleagues make are really a matter of very unparliamentary language and a matter of disappointment that where we are trying to strengthen relations between center and states, a state like Telangana is showing total non-cooperation and total insensitivity for the poor of Telangana. I have certain things to clarify. So like, for April and May, the state did not distribute and the PM distributed, right? And for June, you said, they have distributed some quantity. For June, after we had stopped the procurement, then they finally distributed the June quantity now, and they have promised to start distributing the July quantity very soon. What about the backlog April and May, sir? We have asked the state to distribute the backlog also, so that no poor is deprived of their entitlement. Already they So we have asked them that in this month, instead of only July, you give July and April. Then in August, you give August and May, so that the poor get the full entitlement. Prime Minister Modi wants to make sure that every poor in this country gets the benefit that he is entitled to. Sir, you
सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो ये कि जिस तरह से संसद में कांग्रेस बाधा डाल रही है, विपक्ष डाल रही है, उससे संसद का कामकाज ठप पड़ा हुआ है, कामकाज नहीं होने दिया जा रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने तेलंगाना सरकार में जो लोगों को अनाज बांटने का काम है उसको उसमें जो कमियां रही हैं उसके बारे में उल्लेख कर रहे थे। और आगे हम बढ़ेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। म्यूचुअल फंड में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत। बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है, म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर पर नजर और अब हम रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी शामिल थे। प्रधानमंत्री की ये बातचीत प्रमुख खेल आयोजनों में भाग लेने से पहले एथलीटों को प्रेरित करने के उनके निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को जी भरकर खेलने की सलाह दी। पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। और साथ ही पीएम मोदी ने चेस ओलंपियाड और राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही समय में आयोजित होने पर कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के पास ये दुनिया पर छा जाने का अवसर है। आज 20 जुलाई है। खेल की दुनिया के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि आज इंटरनेशनल चेस डे है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि 28 जुलाई को जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। यानी आने वाले 10-15 दिन भारत के खिलाड़ियों के पास अपना दम खम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 3000 मीटर स्टीपल चेज में भाग लेने वाले एथलीट अविनाश साबले से बात की। साबले आर्मी में रह चुके हैं, वो सियाचिन में ड्यूटी भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की और उनकी फिटनेस का राज बताने को कहा। अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? हाँ जी सर, मतलब जो हमें ट्रेनिंग्स में जो मतलब वहाँ पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती है जैसे आपको मतलब ये स्टीपल जैसी इवेंट भी एक ऑब्स्टिकल का गेम है। मतलब जैसे इसमें हमें हर्डल्स को उसके ऊपर जंप करना है, फिर वाटर जंप को जंप करना है। इसी तरह है आर्मी की जो ट्रेनिंग, उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है। जैसे क्रॉलिंग करना पड़ता है या 9 फीट डिच होता है, उसको जंप करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते
होते हैं जो ट्रेनिंग में, और यहाँ तो मुझे मतलब बहुत आसान लग रहा है। मैंने आर्मी ट्रेनिंग के बाद मुझे स्टीपल जैसे इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। और वेटलिफ्टिंग में भाग लेने वाली अचिता शेउली से बातचीत में प्रधानमंत्री ने योग और फिल्म के बारे में सवाल किया। अंचिता, लोग कहते हैं कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, एकदम से कूल जिसको कहते हैं, और आपका खेल तो है जिसमें पावर लगता है, शक्ति का खेल है। तो ये शक्ति और शांति, ये दोनों को कैसे आपने मेल बिठा दिया है? सर कुछ कुछ योगा करते हैं हम जो सर, तो उससे दिमाग शांत हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम उसको बाहर लेते हैं कि जोश के साथ सर एकदम। अच्छा अंचिता, रेगुलर योगा करते हो? हाँ जी सर, कभी कभी मिस होता है लेकिन करता हूँ सर। अच्छा, आपने खुद को कैसे इंजरी से बचाया? इसकी कोई विशेष तैयारी की है क्या? नहीं सर, इंजरी तो सर आता रहता है, लेकिन उसके लिए सर हम फिर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या मैंने गलती किया इसलिए टाइप में वजह से इंजरी आया, उसको मैंने फिर ठीक किया, फिर धीरे धीरे फिर इंजरी भी चलते गया, नहीं आया सर। अच्छा अंचिता, मुझे बताया कि आप तो सिनेमा देखने के बड़े शौकीन हैं, फिल्में देखा करते हैं? तो ट्रेनिंग के कारण तो समय नहीं मिलता होगा आपको? हाँ सर, तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी जब फ्री होता है तो थोड़ा देख लेता सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और मैं आपके परिवार को भी उनकी सराहना करना चाहूँगा, विशेष करके आपके माताजी और आपके भाई को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी है। मेरा मानना है कि जब कोई खिलाड़ी बनता है तो खिलाड़ी के साथ ही पूरे परिवार को तपस्या करनी पड़ती है। आप कॉमनवेल्थ में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आपकी माताजी के साथ ही देश के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। अंचिता, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो राष्ट्रमंडल खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री की ये दिलचस्प और प्रेरणादायक बातचीत, और इस खबर पर जुड़ेंगे हम अपनी संवाददाता सुचित्रा भारद्वाज से, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत, बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है, म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा, फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता सुचित्रा भारद्वाज से, जो हमारे साथ प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है राष्ट्रमंडल खिलाड़ियों से, उस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सुचित्रा, ये हमने देखा हाल के दिनों में, चाहे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री जाने से पहले भी बात करते हैं और उनके लौटने के बाद भी बात करते हैं। भले किसी को मेडल मिला या किसी को नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल हमेशा उनसे दिलचस्प और प्रेरणादायक बातें करते हैं। इन एथलीटों से बात हुई है, उम्मीद करें कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारी टैली बढ़ेगी जैसे कि ओलंपिक और पैरालंपिक में बढ़ी थी। जी बिल्कुल लालचंद, लगता है कि प्रधानमंत्री की जो बातचीत होती है किसी बड़े खेल आयोजन में जाने से पहले, वो खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा का संचार करती है, और किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने पहले भी देखा है टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में जाने से पहले जब खिलाड़ियों से बात की थी, तो सभी खिलाड़ियों का यही कहना था कि दुनिया भर में शायद एक ही प्रधानमंत्री हैं जो कि खिलाड़ियों से खुद बात करते हैं खेलों में जाने से पहले। और हमने टोक्यो ओलंपिक में भी देखा था कि जो खिलाड़ी पदक जीत रहे थे, भारतीय हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम ने तो पदक जीता था, महिला हॉकी टीम हालांकि पदक नहीं जीत पाई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। तो आपको ये जानकर ही किसी भी खिलाड़ी को बहुत अच्छा लगता है कि जो देश का प्रधानमंत्री है अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आपके खेल को फॉलो कर रहा है, हार जीत पर नजर रख रहा है और आपका हौसला बढ़ाने के लिए हर वक्त वो तैयार हैं। तो
ये दिखाता है कि किस तरह से जब एक देश का प्रधानमंत्री अगर ठान ले तो खेलों में किस तरह से एक नए स्तर पर लेकर जा सकता है अपने देश को। और वही हमने देखा है, अगर हम भारत के केस की बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में हमने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अगर हम थॉमस कप की बात करें, थॉमस कप में भी भारत ने जब गोल्ड मेडल जीता था तब भी प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की थी। तो कई ऐसे खेल हैं जहां पर नई जो बाधाएं हैं वो तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। और वाकई खेल की अगर हम बात करें तो देश में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। टॉप स्कीम की अगर हम बात करें, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उससे खिलाड़ियों को काफी फायदा हुआ है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हमने देखा है कि चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे जिस भी खिलाड़ी ने ये मांग की कि वो विदेश में रहकर किसी विदेशी कोच के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है या किसी तरह का उपचार करवाना चाहता है जो कि उसकी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में उसे मदद करेगा, तो वो सुविधाएं जरूर उसे दी हैं। तो खेलों में हर तरह की सुविधा जरूर मिल रही है। और प्रधानमंत्री तो आगे बढ़कर खिलाड़ियों का हम कहीं उत्साहवर्धन कर ही रहे हैं। और आज के इंटरेक्शन को भी अगर आप देखें लालचंद, तो काफी एक पर्सनल टच रखते हैं प्रधानमंत्री अपनी बातचीत में, कि बहुत सारे खेल प्रेमियों को भी नहीं पता होगा कि अविनाश साबले सियाचिन में वो पोस्टेड रह चुके हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद बहुत सारे खेल प्रेमियों को ये पता चला होगा। वहीं बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस देश में डेविड बेकहम नाम का एक साइकिलिस्ट भी है। तो प्रधानमंत्री इन सब बातों को गौर से देखते हैं और अपने इंटरेक्शन में लेकर भी आते हैं। और आज जिन खिलाड़ियों से उन्होंने बात की, इस दल में कई बहुत बड़े स्टार्स भी हैं जो कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टार बन चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे खिलाड़ियों से मुझे लगता है कि बात की जिनके बारे में और ज्यादा जानकारी वो देश के सामने रख सके कि ये भी पदक की उम्मीद है। और उनसे आई थिंक जब बात की होगी तो उन्हें उनमें एक नई ही ऊर्जा का संचार हुआ होगा कि हमें भी देश के लिए पदक जीतना है। नीरज चोपड़ा जो काम करके दिखा चुके हैं, अब हमें भी वही काम करके दिखाना है। देश राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने हैं। लालचंद, पहले जिस तरह से सरकार सुविधा दे रही है, उसके बाद जिस तरह प्रधानमंत्री हौसला अफजाई कर रहे हैं, पर्सनल टच दे रहे हैं, उम्मीद हम सब करते हैं कि यहाँ पर भी हमारी टैली जरूर बढ़ेगी और उन टैलियों को लेकर के आप खेल खबरों में हमें दिखाएंगे भी और हम सब उस समय खुशी मनाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और हमारी अगली बड़ी खबर है संसद से, जहां मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और 2 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विपक्ष का जब हंगामा जारी रहा तो उसके बाद कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन तीसरी बार फिर से हंगामा हुआ और इसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रश्नकाल को चलने नहीं देती है। 3-4 बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपी, मेजॉरिटी एमपी एक चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम का जो फ्रंट है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूं। और संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्ष ने आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर हंगामा किया। सदन के सभापति ने हंगामा कर रहे विपक्ष से कहा कि महंगाई पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने सभापति की बात ही नहीं सुनी और दूध और छाछ के पैकेट से लेकर सदन में हंगामा करते रहे, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे दिन में जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो फिर से विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए देश को गुमराह करने के प्रयास का आरोप भी लगाया। विपक्ष मुद्दा विहीन है। अगर विपक्ष के पास तर्क होता और मुद्दे होते तो सदन में चर्चा करते। विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये केवल झूठ फैलाकर कुछ राजनीतिक दल हैं
जिन्होंने कह दिया कि जाति की सूचना मांगी जा रही है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। शायद उनका ज्ञान कम है और वो केवल जनता को गुमराह करने का काम और अराजकता फैलाने का काम ऐसे कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हैं। तो लगातार ये व्यवधान जारी है और इस पर हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता ऋषि कुमार से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ना ड्रीम टीम? ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीख गए तू फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हम भी जुड़ गए ब्रेक के बाद और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी हमारे साथ संसद से जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति है विपक्ष की, कितने दिनों तक इस तरह का चलता रहेगा? क्योंकि देखिए, मुद्दे तो कई हैं और निश्चित तौर पर मुद्दे पर चर्चा होती ही है, लेकिन सवाल यह है कि देखना पड़ेगा कि विपक्ष की रणनीति क्या है, कि कब तक उनको इस तरह से बाधा डालना है कुछ ना कुछ मुद्दा उठाकर। देखिए लालचंद, जहां तक हमने पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में देखा है, आमतौर पर विपक्ष जब अड़ियल रवैया अपनाता है तो नियमों की दुहाई देते हुए ऐसे मुद्दों पर चर्चा नियमों के अनुरूप चाहता है जो कि सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। और क्योंकि जब वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो सिर्फ नियमों के आधार पर हंगामा और शोर शराबा करने की जो सियासत है वो आमतौर पर हमने संसद में देखी है विपक्ष के द्वारा। और इस समय भी ये देखने को मिल रही है, वो कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए चाहते हैं कि चर्चा हो। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने नोटिस दिया कि 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। सरकार और चेयर की तरफ से पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया गया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि शून्यकाल में आप चर्चा अपने मुद्दों को रख सकते हैं और इसके लिए अलग से जो समय तय किया जा सकता है, जिसके लिए चाहे वो 2 घंटे का समय है या 4 घंटे का समय है, अल्पकालिक चर्चा है, जिस तरीके की भी चर्चा आप चाहते हैं वो कराई जा सकती है। और इसको लेकर विपक्ष तैयार होने के लिए अभी फिलहाल तो नहीं तैयार लग रहा है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो सप्ताह की जो रणनीति है उनकी, क्योंकि हमारी बात ऑफ द रिकॉर्ड भी तमाम नेताओं के साथ हुई है, सरकार के साथ जो लोग हैं उनके साथ भी हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि आप आइए और चर्चा करिए। चेयर की तरफ से भी कहा जा रहा है। महंगाई का मुद्दा है, एक तो विपक्ष इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि कौन से मुद्दे को वो प्राथमिकता दें, अग्निवीर के मुद्दे को प्राथमिकता दें या महंगाई के मुद्दे को प्राथमिकता दें। जब संसद सत्र शुरुआत में चला तो पहले दिन उनका प्राथमिक मुद्दा था, पहला मुद्दा कि हम अग्निवीर पर चर्चा चाहते हैं। आज उन्हें लगता है कि वो इस पर चर्चा चाहते हैं। तो जब आप कार्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो कम से कम विपक्ष इस बात के लिए ही एकमत हो जाए कि उनका पहला मुद्दा क्या है। और इस बात को संसदीय कार्य मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड हाउस के अंदर पूछा भी कि आपका पहला मुद्दा क्या है। अच्छा, तो ये जो पूरी कवायद है विपक्ष की गहमा गहमी की और शोर शराबा हंगामा की, एक पॉस्चरिंग की, और जो खाद्य पदार्थ है उनको सदन के अंदर लाकर दिखाने की, ये जो पूरी रणनीति है, मुझे लगता है कि ये हंगामा चल ही रहा है। लेकिन सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से सजग है। सरकार ने अपने बिल, जैसे कि हम जानते हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय हमारा कमिटमेंट है, उसको राज्यसभा में चर्चा के लिए आगे बढ़ाया। कल चर्चा करने की कोशिश की थी, विदेश मंत्री ने इस पर अपना बयान भी रखा, लेकिन हंगामा शोर शराबा जारी रहा। आज भी अनवरत प्रक्रिया देखी गई विपक्ष द्वारा। और अंटार्कटिका बिल जो लोकसभा में भी कंसिडरेशन पासिंग के लिए है, लेकिन वही बात है कि जब तक विपक्ष की रणनीति का हिस्सा हंगामा और शोर शराबा होगा तब तक काम को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही कि ये जो ऑफ द रिकॉर्ड और पीछे ये रणनीति बनती है कि कब तक बाधा डालनी है और कब से कामकाज होने देना है। चलिए, बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही संसद में कामकाज सामान्य हो पाए। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। और अगली खबर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र शिवसेना से संबंधित 5 मामलों की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी पक्षों को अगले शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने अयोग्यता को लेकर स्पीकर से कोई कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश जारी करते हुए विधानसभा के रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने के लिए कहा है। दरअसल एक याचिका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले राज्य के डिप्टी स्पीकर की ओर से 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के मामले पर फैसला करने से रोकने की मांग की गई थी। और दूसरी याचिका शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के चीफ
व्हिप सुनील प्रभु ने दाखिल की थी, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस आदेश के तुरंत बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सुनील प्रभु की ओर से एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त स्पीकर की ओर से एकनाथ शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता देने को चुनौती दी गई थी। और एक अन्य याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने दायर की थी और सुभाष देसाई ने याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा की 3 और 4 जुलाई को ही कार्यवाही में नए स्पीकर के चुनाव और शिंदे सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव की कार्यवाही को अवैध बताया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई का फैसला दिया है। तो याचिकाओं पर याचिकाएं, बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। शिशिर शरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। शिशिर, लगता है कि विधानसभा और संसद में उठापटक और कुछ हद तक सड़क पर भी उठापटक के बाद अब ये अदालत में उठापटक चल रही है, जिसकी हम लोग पहले से हम लोगों को संभावना लग रही थी कि याचिका पर याचिका, एक की याचिका फिर दूसरे की याचिका, दोनों पक्षों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। दोनों पक्ष अब क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं शिशिर? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस प्रकार से ये पूरा मसला है काफ़ी पेचीदा इसलिए है क्योंकि घटनापीठ के पास शायद ये जा सकता है, ऐसे भी कहा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में जो है दोनों पक्षों को जो है जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, साथ ही साथ जो पेपर वर्क है वो उनको दायर करना होगा। और ये भी कहा गया कि जो भी सदन में कार्यवाही हुई उसका भी लेखा जोखा जो है सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। तो इस बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर फैसला लेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये लड़ाई इस वक्त सदन से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट पर गई है, तो ऐसे में कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो जो राजनीतिक पंडित है, जो लीगल एक्सपर्ट्स है, उनके जरिए कहा जा रहा है कि अब ये प्रक्रिया जो है लंबी खींचेगी। शिवसेना की तरफ से हालांकि कई याचिका दायर की है। अगर उसके जवाब में अगर देखें तो शिंदे गुट ने भी जो है याचिका दायर की है। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त शिवसेना की स्थिति अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में काफी कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि मौजूदा स्तर पर अगर देखा जाए तो सदन की बात करें तो जिस प्रकार से एक लेजिस्लेटिव पार्टी होती है, उस लेजिस्लेटिव पार्टी में अगर आपको संविधान में है, अगर आप हाउस में है तो आपके पास नंबर काफी मायने रखते हैं और वही नंबर इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट के पास नहीं है। फिर चाहे हम बात करें महाराष्ट्र के विधानसभा की या फिर हम बात करें सांसद की, कल ही देखा जिस प्रकार से 12 सांसद जो है इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट में आ चुके हैं। तो ऐसे में तकलीफ है शिवसेना के लिए, खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट के लिए और ज्यादा बढ़ गई है। और एक बात इसमें ये भी कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि इसमें काफी पेचीदगी होगी, लेकिन इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है। इसके ऊपर भी जो है इस वक्त अगर देखा जाए शिवसेना थोड़ी अस्वस्थ जरूर होगी क्योंकि पूरी तरह से जो है राहत नहीं मिली है। इसलिए अस्वस्थ होगी शिवसेना क्योंकि जिस प्रकार से दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि जो पार्टी केडर है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश इस वक्त जो है शिंदे गुट द्वारा की जा रही है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शिवसेना के लोग इस वक्त शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक चुनौती है जिस पर उद्धव ठाकरे गुट इस वक्त जो है दोनों तरफ जो जूझ रहा है। जी, लेकिन ये समय लगना है और समय कम से कम अगस्त तक का लगना है। लेकिन फिलहाल हमारा समय समाप्त हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जुड़ने के लिए। आगे हम इस खबर पर नजर रखे रहेंगे और इसी के साथ खबर पर नजर में आज के लिए इतना ही। लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।